नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे जगदीश चंद्र माथुर का साहित्यिक परिचय। जगदीश चंद्र माथुर हिंदी साहित्य में एक जाना पहचाना नाम है। तो आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। इनके पूरा नाम अगर देखें तो नाम है जगदीश चंद्र माथुर। इनका जन्म 16 जुलाई को हुआ 1917 ईस्वी में। इनका निधन 14 मई 1978 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान की बात करें तो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। शिक्षा की अगर बात करें, एमए अंग्रेज़ी से किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इनकी एमए की शिक्षा पूर्ण हुई। 1941 ईस्वी में आईसीएस की परीक्षा भी इन्होंने उत्तीर्ण की। प्रशिक्षण के लिए अमेरिका गए और उसके बाद बिहार में शिक्षा सचिव के पद पर भी ये नियुक्त हुए हैं। वैसे अगर देखा जाए तो दो विश्व युद्धों का भयंकर अनुभव भी इनके भीतर समा गया था और ये इनकी कृतियों में भी देखा जा सकता है, क्योंकि इन दोनों विश्व युद्ध से जो विनाश हुआ था और जो इस समय मानव के भीतर पुनर्निर्माण की व्यवस्था जागृत हो रही थी, उसको इन्होंने बखूबी अनुभव किया है और इनकी कृतियों में भी ये सब देखा जा सकता है या अनुभव किया जा सकता है। इनके कार्यक्षेत्र की बात करें तो सन 1944 ईस्वी में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण भी इन्होंने किया था। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक रहे और ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी के साथ ये विशेष रूप से जुड़े रहे थे। फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर भी इन्होंने कार्य किया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विजिटिंग फेलो रहने के अतिरिक्त अन्य अनेक महत्वपूर्ण कार्यों से भी ये अपने जीवन काल में जुड़े रहे हैं। इनके सम्मान की अगर बात करें तो इनको विद्या वारिधि की उपाधि से विभूषित किया गया। इसके साथ साथ इनके लेखन के लिए कालिदास अवार्ड और बिहार राजभाषा पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। इनकी कृतियों को अगर देखें तो 1936 ईस्वी में इनका प्रथम एकांकी, जिसका नाम है मेरी बांसुरी, इसका मंचन हुआ और सरस्वती पत्रिका में इसको प्रकाशित भी किया गया। एकांकी का नाम क्या है? मेरी बांसुरी। 5 एकांकी नाटकों का इनका संग्रह है भोर का तारा, बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रह है जो कि 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद ओ मेरे सपने 1950 ईस्वी में, मेरे एक श्रेष्ठ रंग एकांकी कोणार्क 1951 ईस्वी में, बंदी 1954 में, शारदिया 1959 ईस्वी में और पहला राजा 1969 ईस्वी में, दशरथ नंदन 1974 में, कुंवर सिंह की टेक 1954 ईस्वी और इसके साथ साथ गगन सवारी 1958 के अलावा अगर देखें तो 2 कठपुतली नाटक भी इन्होंने लिखे हैं। 10 तस्वीरें और जिन्होंने जीना जाना, इसमें अगर देखें तो रेखा चित्र और संस्मरण है इनके महत्वपूर्ण। 10 तस्वीरें और जिन्होंने जीना जाना। परंपराशील नाट्य की अगर बात करें तो 1960 ईस्वी में उनकी समीक्षात्मक दृष्टि का परिचायक भी है। परंपराशील जो नाट्य है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम, जन संचार पर विशिष्ट पुस्तक और बोलते क्षण निबंध संग्रह भी इनके प्रकाशित हुए हैं। ये इनका अगर देखें तो लेखन कार्य है। नाट्य आलोचना में परंपराशील नाट्य इनकी एक महत्वपूर्ण नाट्य आलोचना है। इसके साथ साथ इन्होंने संपादन कार्य भी किया, जिसका नाम है प्राचीन भाषा नाटक संग्रह। ये इनका संपादन कार्य भी रहा है। तो ये इनका कार्यक्षेत्र है जिसके बारे में हम यहाँ जान रहे हैं। और इनकी मुख्य कृतियाँ हैं, जो नाटक है, एकांकी है, नाट्य आलोचना है, ये इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में। इसके बाद अगर हम इनके साहित्य की विशेषताओं के बारे में देखें या एकांकी की विशेषताओं के बारे में देखें तो ऐसा माना जा सकता है या कहा जा सकता है कि जगदीश चंद्र माथुर जी ऐसे प्रथम एकांकीकार हैं जिन्होंने रंग अन्वेषण की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर विभिन्न प्रयोग एकांकी साहित्य में किए हैं। यानी अलग अलग रंग इन्होंने बिखेरे हैं। एकांकी लेखन के लिए इन्होंने समाज में बिखरे हुए अनेक जो रंग है वो अपने एकांकियों में समेटने का प्रयास किया है, रंगमंच तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो इसी संदर्भ में हम इनके एकांकी साहित्य की विशेषता के बारे में जानेंगे। उसमें सबसे पहली जो विशेषता है वो हम देख सकते हैं कि जीवन की नवीन समस्याओं का चित्रण। देखिए, जो माथुर जी हैं, इन्होंने हमारे समाज में जो संघर्ष है, आसपास जो गरीबी है, लोगों के जीवन का जो स्तर है,
किस प्रकार उसमें अंतर संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष को इन्होंने एक नवीन दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से प्रेम और सृजनात्मक प्रक्रिया पर भी प्रश्न उठाया है। इसके साथ साथ पौराणिक पृष्ठभूमि पर आधारित युगीन संदर्भ भी जोड़ने का प्रयास उन्होंने किया है। ये कुछ समस्याएं हैं जो हमारे समाज में नवीन दृष्टिकोण से देखने का इन्होंने प्रयास किया है। इसके बाद दूसरा हम यहाँ पॉइंट बना सकते हैं, मध्य वर्गीय परिवार की ज्वलंत समस्याओं का चित्रण। देखिए, जो मध्य वर्गीय परिवार है उसमें समस्याएं होती है, कहीं पर व्यवसाय की समस्या है, इसके साथ साथ व्यवसाय की समस्या है, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कहीं पर विवाह की समस्या है, कहीं पर अगर हम विचार करें तो घर में लड़की की शिक्षा की जो समस्या है, या एक परिवार के द्वारा खुद को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने की जो समस्या आ गई है, दिखावटीपन जो हमारे समाज में आ गया है, ये समस्याएं इन्होंने अपनी एकांकी के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास किया है। विशेषकर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ मध्य वर्गीय परिवार की ज्वलंत समस्याओं की। दूसरा अगर हम देखें, यहाँ पर तीसरा पॉइंट हम बना सकते हैं, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का चित्रण। देखिए, हमारा समाज बहुत पढ़ लिख गया है, बहुत विकास हो रहा है, और वर्तमान समय में भी अगर हम देखें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी अगर हम कोटेशन देखते हैं तो हमें दीवारों पर हरी ऑटो रिक्शा के पीछे, ट्रक के पीछे लिखी हुई दिखाई देती है, लेकिन क्या वो जीवन की वास्तविकता है? क्या स्त्रियों का शिक्षित होना समाज स्वीकार कर पा रहा है? इसी तरह की समस्या यहाँ पर उठाई गई है। इस एकांकी में भी जो नायिका है वो पढ़ी लिखी है, लेकिन उसे कम पढ़ा लिखा दिखाया जाता है ताकि उसका रिश्ता किसी अच्छे घर में हो सके। अर्थात समाज हमारा अभी भी स्त्री की समानता स्वीकार करने में सक्षम नहीं है। आज भी हमारा समाज कुंठित है या कुंठा का शिकार है। वो आज एक लड़की को आगे लेकर जाना चाहता है। ऐसा नहीं है कि सभी जगह, सभी समाज में, सभी परिवार में इसी प्रकार के विचार हैं कि लड़की को आगे नहीं जाने देना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर अगर हम मध्य वर्गीय परिवार देखें तो वहाँ पर लड़की के साथ आज भी इस प्रकार का बर्ताव किया जाता है। उसकी शिक्षा के प्रति इतना ध्यान नहीं है या उसको आगे बढ़ाने के प्रति इतना ध्यान नहीं है, बल्कि मुख्य जो केंद्र में जो विचार रहता है परिवार के, वो रहता है लड़की का विवाह। और विवाह किससे? एक प्रतिष्ठित परिवार में, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। तो स्त्रियों की दशा समाज में किस प्रकार है, उन्हें किस प्रकार कुंठा का शिकार होना पड़ता है, घृणा का शिकार होना पड़ता है, अपने मन की इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है, इन समस्याओं का यहाँ पर विशेष तौर पर चित्रण किया गया है। इसके साथ साथ जो सामाजिक विवाह प्रणाली है उस पर भी इस एकांकी के माध्यम से व्यंग्य किया गया है। और ये व्यंग्य जो लड़की है यहाँ पर नायिका है उमा, उसके माध्यम से विशेष तौर पर इस एकांकी में जो आपके सिलेबस में लगी हुई है रीढ़ की हड्डी, इसमें ही व्यंग्य दिखाया गया है कि एक लड़की को बलि कर दिया जाए विवाह प्रणाली के नाम पर या विवाह के नाम पर, और विवाह वर पक्ष किस प्रकार अपनी हृदयहीनता का परिचय देता है, ये विशेष तौर पर दिखाया गया है। वर पक्ष अपने दुर्गुणों को छिपाने का प्रयास करता है और कन्या पक्ष के गुणों में भी दोष ढूंढता है कि कन्या ऐसी है वैसी है, उसमें 100 कमियां ढूंढ ली जाती है, जबकि वर में चाहे कितनी भी कमियां क्यों ना हो उनको छुपाने का प्रयास किया जाता है। तो इसी प्रकार विवाह प्रणाली किस प्रकार व्यंग्यपूर्ण तरीके से इस कुप्रथा को दिखाया गया है। लड़की को लड़की ना समझकर एक वस्तु समझ लिया जाता है, जिसको जांचा परखा देखा और या मोल भाव किया जाता है। विवाह से पहले ठोक बजाकर लड़की ली जाती है वर पक्ष के द्वारा, लेकिन क्या ये समाज में उचित है? क्या ये लड़की के साथ न्याय है? इस प्रकार के प्रश्न इस एकांकी के माध्यम से उठाए गए हैं। और इनकी अन्य जो एकांकियाँ लिखी गई हैं उनमें भी बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो समाज पर करारा व्यंग्य करते हैं। इसके बाद बात करते हैं भाषा शैली की। देखिए, इन्होंने मुख्य तौर पर सहज साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है, लेकिन इसके साथ साथ अगर देखें तो तद्भव शब्दों की भी प्रधानता है। उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों से भी इन्होंने किसी प्रकार का परहेज नहीं किया है, बल्कि भावों को अभिव्यक्त करने में भाषा इनके साथ चलती हुई नजर आती है। शैली की दृष्टि से इन्होंने चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है, भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। प्रवाह में है इनकी एकांकियाँ, तो प्रवाहमयता है इनकी एकांकियों में। प्रतीकात्मकता का प्रयोग बहुत सुंदर बन पड़ा है। गुण की दृष्टि से अगर हम देखें यहाँ पर तो इनकी एकांकियों में सर्वत्र प्रसाद गुण व्याप्त है।
इसके साथ साथ जहाँ भी आवश्यकता पड़ी वहाँ इन्होंने लोकोक्ति और मुहावरों का सुंदर प्रयोग अपनी एकांकियों में, अपनी रचनाओं में किया है। बिंबात्मक दृष्टि से देखें तो ये बिंब के या जो इनके अनुभूति बिंब है उनको देखें तो उनमें ये सिद्धहस्त प्रतीत होते हैं, यानी जो अनुभव किया उसको किस प्रकार कलम के माध्यम से स्पष्ट करना है उसमें ये सिद्धहस्त है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन्होंने अनेक प्रकार की शैलियों का सुंदर तरीके से प्रयोग किया है। संवादात्मक शैली इनकी विशेष रूप से एकांकियों को और ज़्यादा सशक्त बनाती है, प्रभावपूर्ण बनाती है। तो इस प्रकार से इनकी विशेषताओं को हम यहाँ पर लगभग 5 भागों में बांट सकते हैं। आप अपने हिसाब से ये विशेषताएं ज़्यादा भी बना सकते हो। जब हम इनकी एकांकियाँ पढ़ते हैं तो हमारे सामने अपने आप जो खासियत है वो उभर कर सामने आती है। तो आप इन पॉइंटों को ज़्यादा भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ 4 पॉइंट बताए हैं तो आप ये 4 ही पॉइंट लिखें। आप इन पॉइंट्स को और भी ज़्यादा विस्तार दे सकते हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि बीएससी और बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये साहित्यिक परिचय बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहने वाला है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।